जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन आर्मी खरीद रही है 850 कामिकाजे ड्रोन्स। भारतीय सेना के लिए 1,09 mm की पिस्टल्स की खरीद। नेवी के कारवार बेस के पास मिली चाइनीज ट्रैकर वाली एक बर्ड। पाकिस्तानी नेवी की PNS गाजी आई वापस। और पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर फिर से दी वॉर की धमकी। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्म फोर्सेस 850 कामिकाजे ड्रोन्स को खरीदने के लिए तैयार है, जो कि तीनों डिफेंस फोर्सेस और स्पेशल फोर्सेस को दिए जाएंगे। और इस प्रपोजल को इंडियन आर्मी लीड कर रही है, जो कि अपनी एक्विजिशन के एडवांस स्टेज में है। और इस महीने के आखिरी सप्ताह में होने वाले DAC की मीटिंग में इसको जल्द ही क्लियरेंस मिलने की उम्मीद है। और रिपोर्ट के मुताबिक इन 850 कामिकाजे ड्रोन्स की जो खरीद है वो फास्ट ट्रैक मैनर में की जाएगी और लॉन्चर्स के साथ इन ड्रोन्स को स्वदेशी सोर्सेज से ही लिया जाएगा। और ये डील लगभग 2000 करोड़ रुपीस तक की होने वाली है। इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक जो इंडियन आर्मी है वो बहुत बड़ी संख्या में लॉयटरिंग म्यूनिशंस का इस्तेमाल करती है, जिन्हें अलग अलग सोर्सेज से एक्वायर किया गया है। और अब भारत की सभी फाइटिंग फोर्सेस को इन लॉयटरिंग म्यूनिशंस से इक्विप करने के लिए निकट भविष्य में लगभग 30,000 के आसपास और इंडक्ट किए जाएंगे। और अब आर्मी के इन्फेंट्री बटालियंस के पास एक अशनीय प्लाटून भी है, जो कि दुश्मन की लोकेशंस के खिलाफ ड्रोन्स को ऑपरेट करने के लिए जिम्मेदार रहेगी और एक काउंटर इंसर्जेंसी की भूमिका भी निभाएगी। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इंडियन आर्मी के लिए करीब 1,09 mm की पिस्टल्स की खरीद के लिए RFI जारी करी है, जो कि विशेष रूप से इंडियन वेंडर्स के लिए जारी की गई है। और इस खरीद में 9 mm की पिस्टल के साथ उनकी एक्सेसरीज भी शामिल रहेंगी। और ये खरीद मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम्स के तहत ही की जाएगी। इसके अलावा RFI के मुताबिक ये जो 9 mm की पिस्टल्स हैं, तो ये अलग अलग तरह के टेरेन कंडीशंस में ऑपरेट करने में सक्षम होनी चाहिए, चाहे वो भारत के वेस्टर्न बॉर्डर्स के साथ लगने वाले प्लेन और डेजर्ट टेरेन हो या फिर नॉर्दर्न और ईस्टर्न इंडिया के साथ लगने वाले हाई ऑल्टीट्यूड और माउंटेनियस टेरेन हो। बाकी इनका जो डिज़ाइन है वो मॉड्यूलर होना चाहिए, ताकि भविष्य में अगर इनको अपग्रेड करने की जरूरत पड़े तो बहुत सिंपल से मॉडिफिकेशन के साथ इन्हें अपग्रेड किया जा सके और इसमें कोई भी बड़े डिज़ाइन या स्ट्रक्चरल चेंजेस करने ना पड़े। बाकी इस गन के परफॉर्मेंस को प्रभावित किए बगैर इसमें एक्सेसरीज को इंस्टॉल करने की भी फैसिलिटी होनी चाहिए। और इन नई 9 mm की पिस्टल से वर्तमान समय में इस्तेमाल होने वाली 9 mm की सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल्स को रिप्लेस किया जाएगा, जिन्हें राइफल फैक्ट्री ईसापुर बनाती है। बाकी इसके अलावा जो इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्स यूनिट है, तो वो अभी जो 9 mm की पिस्टल्स इस्तेमाल कर रही है, तो वो हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। लेकिन अब स्पेशल फोर्सेस की पिस्टल्स को भी एडवांस्ड स्वदेशी सॉल्यूशंस के साथ चेंज किया जा रहा है। बाकी इंडियन आर्मी ने DRDO के कोलैबोरेशन के साथ भी ऑलरेडी एक 9 mm के वेपन को डिज़ाइन किया है, जो कि विशेष रूप से काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म के लिए बनाई गई है। और इसके कई सारे पार्ट्स 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाए गए हैं। और इसके अलावा भारत में और भी कई प्राइवेट फर्म्स हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन 9 mm की पिस्टल्स बनाती हैं। फ्रेंच मीडिया के द्वारा रफाल फाइटर को लेकर चीन और पाकिस्तान के द्वारा चलाए जाने वाले प्रोपेगेंडा कैंपेन को एक बार फिर से एक्सपोज किया गया, जिसमें बताया गया कि कैसे डसॉल्ट एविएशन को 25 नवंबर को सोशल मीडिया पर लॉन्च किए गए डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन में टारगेट किया गया था। और ये जो ऑपरेशन है इसे सेल्फ प्रोक्लेम्ड पाकिस्तानी डिजिटल कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स ने कंडक्ट किया था। और इसी कैंपेन के तहत एक्स में एक लेटर पोस्ट किया जा रहा था, जिसको लेकर कहा जा रहा था कि इस लेटर को डसॉल्ट एविएशन के CEO ने लिखा है, और जिसमें वे अपने इंडियन क्लाइंट को 26 रफाल एम फाइटर्स की डिलीवरी के बारे में ये कह रहे हैं कि ये डिलीवरी तब तक नहीं होगी जब तक कि भारत के पायलट्स 10 सप्ताह की ट्रेनिंग नहीं कर लेते हैं। हालांकि इस वाले प्रोपेगेंडा को PIB फैक्ट चेक ने भी एक्सपोज किया था, जिसे हमने डिफेंस अपडेट में कवर किया है। लेकिन फ्रेंच मीडिया की रिपोर्ट में ये बताया गया कि इस कैंपेन के अगले दिन यानी कि 26 नवंबर को ये फिर से हुआ। और इस दूसरे दिन फेक प्रो पाकिस्तानी अकाउंट ने एक दूसरा लेटर शेयर किया फिर से डसॉल्ट एविएशन की CEO के नाम पर, जिसमें कुछ ऐसा दिखाया जा रहा था कि इस लेटर के माध्यम से डसॉल्ट एविएशन ने ये रिक्वेस्ट करी है इंडियन अथॉरिटीज़ को कि वे इन्वेस्टिगेशन ओपन करें कि पहला वाला लेटर लीक कैसे कर गया। और इतना ही नहीं, बल्कि इसके 10 दिन बाद यानी कि लगभग 8 दिसंबर को एक नया डॉक्यूमेंट सर्कुलेट किया जाने लगा, जो कि फिर से एक फेक लेटर था। और इसमें कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा था कि ये लेटर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से आया है और जो कि नई दिल्ली में फ्रेंच इनवॉय को लिखा गया है। इसके अलावा फ्रेंच मीडिया की रिपोर्ट में बताया गया कि पहली बार नहीं है जब फ्रेंच एविएशन को इस तरह से टारगेट किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मई के महीने में भी कई हजार फेक अकाउंट्स के माध्यम से रफाल फाइटर जेट की रेपुटेशन को खराब करने का प्रयास किया गया था, और जिसमें फॉल्स फोटोज और वीडियोस को सर्कुलेट किया जा रहा था। और इस फेक कंटेंट के माध्यम से लोगों को कुछ इस तरह का विश्वास कराने का प्रयास किया गया था कि मई वाले कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तानी फोर्स ने चाइनीज एयरक्राफ्ट की मदद से 3 रफाल्स को शॉट डाउन किया है। और इस डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन का ओरिजिन चीन था। श्रीनगर और उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में आने वाले दिनों में कुछ पॉसिबल अटैक्स के इनपुट्स मिले हैं और इन्हीं इनपुट्स के बीच जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है।
और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने अलग अलग जगहों पर चेक पॉइंट्स भी स्थापित किए हैं और सीनियर पुलिस ऑफिशियल का कहना है कि उन्हें संभावित टारगेटेड अटैक्स की संबंध सूचना मिली है, जिसके कारण तलाशी आवश्यक हो गई है। और जबकि मीडिया रिपोर्ट्स में एक अन्य ऑफिशियल के हवाले से भी बताया गया है कि जो पुलिस है वो एक वाइट कलर की फोर्ड इको स्पोर्ट को भी देख रही है और जिस पर शक है कि इसी की मदद से आतंकियों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जा सकता है। और पिछले 2 सप्ताह में पुलिस ने हमले की संभावना और आतंकियों की गतिविधियों से संबंधित जानकारी जुटाने के लिए कई दर्जन संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ भी की है। इसके अलावा एक और अपडेट है कि भारत की जो साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है CERTIN, तो इन्होंने व्हाट्सएप से संबंधित एक एडवाइजरी जारी करी है और जिसमें यह पाया गया कि जो मैलिशियस एक्टर्स हैं तो वो व्हाट्सएप के डिवाइस लिंकिंग वाला जो फीचर होता है तो उसको एक्सप्लॉइट करके दूसरों के अकाउंट्स हाईजैक करने का प्रयास कर रहे हैं। और साइबर क्रिमिनल्स के इसी नए कैंपेन का नाम है घोस्ट पेयरिंग। और जबकि इस एडवाइजरी में भी बताया गया है कि इस कैंपेन के तहत जो हमलावर हैं वो आमतौर पर विक्टिम को पहले हाय या फिर चेक दिस फोटो करके कोई मैसेज लिखते हैं और वो जो मैसेज है वो उसको उसके ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट से ही आया होता है और उस मैसेज में फेसबुक प्रीव्यू की तरह दिखने वाला एक लिंक होगा और अगर कोई उस लिंक पर क्लिक करता है तो वो एक नकली फेसबुक व्यूअर पर ले जाता है जो कि यूजर्स को कंटेंट देखने के लिए खुद को वेरीफाई करने के लिए कहता है। और फिर यहाँ पर वो जो अटैकर है तो वो व्हाट्सएप के फ़ोन नंबर के माध्यम से डिवाइस लिंक करे वाले फीचर का फ़ायदा उठाकर जो विक्टिम्स हैं उनको उनके फ़ोन नंबर दर्ज करने के लिए फंसा लेता है और उससे विक्टिम को पता भी नहीं चलता है और वो अनजाने में अटैकर्स को पूरा एक्सेस दे देता है। और उससे बचने का सबसे बड़ा उपाय यही है कि कोई भी सस्पिशियस लिंक पर क्लिक ना करें, चाहे वो आपके खुद के ही जानने वाले किसी कॉन्टैक्ट नंबर से क्यों ना आया हो, और किसी भी एक्सटर्नल साइट्स पर अपने फ़ोन नंबर को एंटर ना करें। 18 और 19 दिसंबर को चंडीगढ़ में स्थित टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी की फैसिलिटी में इसरो ने सफलतापूर्वक ड्रोग पैराशूट्स के क्वालिफिकेशन टेस्ट की सीरीज को कंप्लीट किया है। और ये जो पैराशूट्स हैं ये विशेष रूप से गगनयान क्रू मॉड्यूल के डिसेलरेशन सिस्टम का हिस्सा है और जिसमें 4 अलग अलग टाइप्स के टोटल 10 पैराशूट्स रहेंगे। और इन पैराशूट सिस्टम्स के जो टेस्ट सीरीज कंडक्ट की गई थी तो उसका उद्देश्य था एक्सट्रीम कंडीशंस के तहत इन पैराशूट्स की परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी को इवेल्युएट करना, क्योंकि आखिरकार हमारे एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी का सवाल है। और इस टेस्ट सीरीज में इन पैराशूट्स ने सभी टेस्ट ऑब्जेक्टिव्स को सफलतापूर्वक अचीव किया है और जिससे ये पुष्टि हुई है कि एक्सट्रीम फ्लाइट कंडीशंस में ये परफॉर्म करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और उनका सफल टेस्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की तरफ उठाया गया एक और महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा कुछ ऐसी रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं जिनके मुताबिक कर्नाटका में कारवार कोस्ट लाइन के साथ एक घायल सी बर्ड मिली थी जिसके ऊपर GPS ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ था और ये सी बर्ड कारवार में कोस्टल मरीन पुलिस सेल को मंगलवार को मिली थी, जिसे बाद में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विंग को हैंडओवर किया गया। और अथॉरिटीज़ ने नोटिस किया कि इस बर्ड की बॉडी पर एक चाइनीज़ GPS ट्रैकर लगा हुआ है। इस डिवाइस में एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक यूनिट थी जो कि एक स्मॉल सोलर पैनल के साथ थी और ऑफिशियल ने भी पाया कि इस ट्रैकर के साथ एक ईमेल एड्रेस भी अटैच था जिसमें एक मैसेज भी लिखा गया कि जिसको भी बर्ड मिले तो वो इस दी गई ID पर उसे कांटेक्ट करे। और उस ईमेल एड्रेस का जो लिंक है वो चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस के साथ है जो कि इको इन्वायरमेंटल साइंस के लिए चाइना का रिसर्च सेंटर है चीन के मुताबिक। और जो अथॉरिटीज़ ने उन्होंने मेंशन की गई ईमेल ID के माध्यम से क्लैरिफिकेशन के लिए कांटेक्ट करने का प्रयास भी किया था। और बाकी इस मामले को हर एंगल से एग्जामिन किया जा रहा है क्योंकि ये जो बर्ड है ये जिस जगह पर मिली है तो वो नेवी का एक बेहद ही महत्वपूर्ण बेस भी है। इसके अलावा एक और अपडेट है कि पाकिस्तानी नेवी के लिए हैंगर क्लास की चौथी सबमरीन को भी लॉन्च कर दिया गया है जो कि चाइना में ही बनी है और अभी अपने सी ट्रायल्स के लिए निकली है। और इस चौथी सबमरीन का नाम रखा गया है गाजी। और ये सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि इतिहास अपने आप को दोहराने वाला है क्योंकि एक PNS गाजी वो थी जो कि 1971 में भारत ने डुबोई थी, जिसके कुछ अवशेष आज भी समुद्र की गहराइयों में पड़े होंगे। और अब एक नई गाजी पाकिस्तानी नेवी में आने के लिए तैयार है। बस फर्क यह है कि जो पहली वाली PNS गाजी थी वो US ओरिजिन की थी और ये वाली जो PNS गाजी होगी तो वो चाइनीज़ ओरिजिन की होगी। और अब आगे तो हम और क्या ही कहें, बस यही कहेंगे कि पहली वाली गाजी US ओरिजिन की थी तो शायद वो समुद्र में चली गई, पर ये वाले तो चाइनीज़ ओरिजिन की है। कहीं ऐसा ना हो कि समुद्र में जाने से पहले ही इसका कुछ ब्रेकडाउन हो जाए। और बाकी आप कमेंट सेक्शन में वो एपिक लाइन लिख सकते हैं कि कितने गाजी आए और कितने गाजी गए। बाकी इसके अलावा एक और अपडेट है, पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार ने एक बार फिर से इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर ये कहा है कि भारत लगातार इस ट्रीटी को भंग करने का प्रयास कर रहा है और वो यही कह रहे हैं कि वाटर का सस्पेंशन एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। उन्होंने ये कहा कि हमने देखा था कि अप्रैल के महीने में भारत ने एक तरफा तरीके से इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया था, लेकिन अब हम मटेरियल ब्रीचेस को विटनेस कर रहे हैं जो कि इस ट्रीटी के सेंटर पर स्ट्राइक करता है और इसे पाकिस्तान इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन मानता है जो कि इस रीजन की स्टेबिलिटी को खराब कर सकता है। और पाकिस्तान के मिनिस्टर ये क्लेम कर रहे हैं कि जो भारत है वो इंडस बेसिन के वाटर को मैनिपुलेट कर रहा है और वो भी एक ऐसे टाइम पर जब पाकिस्तान के एग्रीकल्चर के लिए और पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और भारत ने इन्फॉर्मेशन को भी शेयर करना बंद कर दिया है जिससे पाकिस्तान में बाढ़ और सूखे की आशंका है।
चलिए बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1993 में नागालैंड में आतंकियों का मुकाबला करते हुए अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कर्नल एन.जे. नायर, नायब सूबेदार भोसले, हवलदार लक्ष्मण, नायक निकम, लांस नायक चोगले, लांस नायक जाधव, सिपाही रमेश, सिपाही नितिन, सिपाही जाधव, सिपाही महादेव, सिपाही कुलकर्णी, सिपाही सुरेंद्र, सिपाही सुभाष और सिपाही दीपक ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और कर्नल एन.जे. नायर को मरणोपरांत अशोक चक्र से भी सम्मानित किया गया। आज भारत के सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी का 62वां रेजिंग डे भी है। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारत के जो एसएसबी फोर्स है उसका प्राइमरी रोल क्या है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।